नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सीज़ फायर के बाद भी क्यों बादल छंट नहीं रहे हैं। जितनी सफाइयाँ हो रही हैं वो सफाइयों के बाद दोबारा फिर एक किस्म से विवाद बढ़ रहे हैं। सफाई के बाद शांति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने भी कोई ख़ास ऐसा अटैक नहीं किया, कोई हमला ट्रंप के बयान के बाद नहीं किया और कोई आलोचना भी ट्रंप की नहीं की, क्योंकि ट्रंप ने सीज़ फायर को लेकर के जो बहुत विवादास्पद हस्तक्षेप किया भारत की सॉवरेनिटी के साथ, उसको लेकर के बहुत बड़ा गुस्सा भारत के जनता में है, भारत के लोगों में है, भारत की इंटेलिजेंसिया में है। अध्यापक हों या छात्र हों, बुद्धिजीवी हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, रिटायर ऑफिसर्स हों, देश में हों, विदेश में हों, पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने एक किस्म से अब खुद को विवादों में घसीट लिया और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आश्चर्यजनक बात के कई बिंदु हैं कि 24 घंटे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टकराव चल रहा है और जो सेना के आमने सामने आ गई है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 24 घंटे के बाद उनका लेना देना हो गया। उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सारे लोग एक किस्म से जो ट्रंप ने जो दावा किया कि वो सारे लोग भारत को मनाने में और पाकिस्तान से चर्चा करने में, बातें करने में मशगूल थे। तो भारत में इस पूरी चीज़ को बड़े आश्चर्यजनक ढंग से देखा गया और ऐसा लगा कि ये भारत जैसे मुल्क में, जहाँ एक किस्म से किसी देश की इस तरह की धौंस धक्कड़ को वहाँ की जनता स्वीकार नहीं करती। जिस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 90 बरस तक, जिस देश में एक बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी है, आंदोलन चलते हैं, लोग अपनी बात को खुल करके बोलते हैं, संसद है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हम अपने को कहते हैं, तो वहाँ एक ट्रंप वहाँ से बयान दे और उसके बाद भारत में ये दावा करे कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया है, तो भारत के लोगों ने इसका बहुत बुरा माना। और मुझे भी लगता है कि भारत के लोग इस तरह के बयान को, अगर जब तक ट्रंप अपने बयान पर सफाई नहीं देते या उस बयान को विड्रॉ नहीं करते या उसको सॉफ्ट नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर जो है विवाद थमेगा। विवाद बढ़ते रहेंगे और इसका निश्चित रूप से प्रतिकूल असर पड़ेगा। टेरिफ वार चल रहा है। टेरिफ वार में भारत ने जो सुना है कि ऐसा पता चला है कि जो कंसेशंस की बात की थी मेडिसिन में, एल्युमिनियम में, स्टील में, तो वो उस पर पुनर्विचार भारत कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये तनाव, ये रिलेशंस पर इसका असर पड़ सकता है भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर। दूसरी बात यह है कि एक इस बार का जो टकराव हुआ उसमें ऐसा लगता है कि पूरे विश्व पटल पर भारत जो है अलग थलग पड़ गया। अमेरिका का मीडिया हो या ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो या यूरोपियन कंट्री का मीडिया हो, उन्होंने इस तरह से चीज़ों में मीन मेक निकालने शुरू की और कई तरह की मीन मेक निकालने शुरू की। जैसे कि जो ड्रोन है, इजराइल ड्रोन की चर्चा की। चीन के जो इजराइल ड्रोन चूँकि भारत के पास है तो उनकी चर्चा के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चीन का जो जेट है, जिसने पाकिस्तान ने जिसका इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, और जो मिसाइल्स हैं चीन की, उनका जो इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी ने किया, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब उनको बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो भारत ने जो मिसाइल्स 400, वो मिसाइल्स की बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब वो रूस के सहयोग से जो मिसाइल्स इंडिया ने तैयार की वो बड़ा काम कर रही है। इसी तरह जो और जो चीज़ें हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ऐसी बातें जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, और ऐसा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों का जो बाज़ार है, इस तरह की पब्लिसिटी की गई कि जिनका भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव में इस्तेमाल हुआ, उन चीज़ों की बड़ी पब्लिसिटी की गई। और ख़ास तौर पर जो टर्की के जो ड्रोन थे, उन ड्रोन के बारे में कहा गया है कि वो बहुत बेहतरीन है। तो एक किस्म से ये ऐसा लगा कि ये कोई
एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, हथियारों की कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसकी चर्चा हो रही है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसमें डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन जो कोर इशू है कि जो आतंकवादी पहलगाम में उकसावेपूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई, और जो सैटेलाइट उनके पास जो आतंकवादी थे पहलगाम वाले, उनके पास जो सैटेलाइट थे वो चीनी सैटेलाइट थे, और चीनी सैटेलाइट ट्रेस हो गए हैं कि चीन के सैटेलाइट, तो चीन उनको टेक्नोलॉजी मुहैया कराता। इसका मतलब ये है कि चीन इस पूरे युद्ध में डायरेक्टली शामिल था, और अब तो चीन ने साफ साफ कह दिया कि अब पाकिस्तान के साथ है। तो एक बड़ी चुनौती पैदा होगी, और इस हालत में रूस ही ऐसा विश्वसनीय मुल्क भारत के पास है जिससे भारत साथ लेके चल सकता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, गठजोड़ है, बहुत पहले से जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को उठाते रहे हैं समय समय पर कि चीन और पाकिस्तान का जो गठबंधन है ये भारत के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और वो पूर्व इस टकराव से उसका भी मिजाज पता लग गया, वो उनकी भी पोल खुल गई, उनका भी गठजोड़, उनका भी नेक्सस ये दुनिया ने देख लिया। लेकिन घूम फिर करके बात ये आ रही है कि क्यों अमेरिका इतना जो है दखलंदाजी की स्थिति में भारत की तरफ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन थी, अगर पाकिस्तान पराजित हुआ इस वार में तो हो सकता है कि वो इस पर भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर दे। तो अमेरिका ने ऐसा दावा, वहाँ के कुछ सोर्सेज हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह का दावा उन्होंने किया तो इसके बारे में भारत की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ना कि हमारी जो लीडरशिप है, भारत की लीडरशिप है, उनको अपमान करना चाहिए। तो ये एक चीज़ इस बात को इसका बड़ा गलत संदेश मुझे लग रहा है कि भारत में गया है। और ये है कि ये भी पता लग रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध खत्म करने के लिए, तो उसमें तो विफल रहा। जब उसमें वो विफल रहा तो ऐसी दशा में वो एक एक्सपेरिमेंट किया उसने कि हम एक अपनी इमेज बना लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव खत्म कर दिया तो हम यूक्रेन और रूस के बीच में भी टकराव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ का जो समझौता हुआ है, उस समझौते में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि वो ये कि ये जो समझौता है एक नया गठबंधन बना है, और उसमें फिर अमेरिका जो है इसलिए चीन के प्रति बहुत तटस्थ हो गया है। क्योंकि देखिए, एक पाकिस्तानी एक टेररिस्ट कंट्री है और भारत तो पूरी शिद्दत के साथ मानता है। और मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट का जो अगला सेशन होगा उसमें भारत निश्चित रूप से कोई प्रस्ताव पास करेगा, भारत के दोनों सदन, भारत की संसद, जिसमें पाकिस्तान को रेजोल्यूशन पास करके टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा। ऐसी सूरत में उन मुल्कों का जिनके साथ भारत के साथ संबंध है, उनके लिए ऐसे कंट्री जिसको भारत टेररिस्ट कंट्री मानता है, तो उसके साथ कारोबार करना है, उसके साथ संबंध बनाना, ये एक बड़ी कूटनीतिक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पश्चिमी मीडिया की मैं बात कर रहा था, वो मीडिया इन सारे सवालों को बड़ी लाइटली ले रहा है, और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर जो दुनिया में जो पहले दो ध्रुवों में पूरी दुनिया टिकी पड़ी थी, अब लग रहा है कि ये मल्टीपोलर जो ध्रुव है, कई तरह के जो दाव पेच हैं, कई तरह के पावर सेंटर दुनिया की राजनीति में उभरने वाले हैं। और इस युद्ध से जिस तरह से भारत अलग थलग पड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये दुनिया के लिए बहुत गलत संदेश है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, अमेरिका ने $1.3 बिलियन का जो लोन सैंक्शन किया है पाकिस्तान को, वो एक किस्म से एक पाकिस्तान को बूस्ट कर दिया है। तो उससे क्या है कि पाकिस्तान को माफीनामा मिल गया कि भाई एक आतंकवादी देश जो एक देश में बेकसूरों को मरवाने में सक्रिय है, तो इस पर भी दुनिया की निगाहें मुझे लग रहा है जा चुकी हैं, जा रही हैं कि ऐसा कंट्री
जो जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, प्रश्रय देता है, उस कंट्री को आप अगर लोन दे रहे हैं, और भारत ने बहुत इसका विरोध किया कि आप पाकिस्तान को, भारत ने सक्रिय विरोध तो नहीं कर सका भारत, क्योंकि वोटिंग का उसमें IMF में वोटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें भारत ने अब्सेंट किया। तो लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो देश थे जो इस समय जो आतंकवाद के खिलाफ, जिनसे भारत को उम्मीद थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ ये जो रेजोल्यूशंस है IMF लोन का, उसके बारे में भारत का साथ देंगे या कोई फटकार पाकिस्तान को सुनाएंगे, तो वो नहीं हो रहा। चाहे यूरोपियन यूनियन के कंट्री हो, चाहे अमेरिका, तो सीधी सी तौर अमेरिका ने तो कुछ किया नहीं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में, ये एक बड़ी चाल भारत के लोगों को लगती है। और मुझे भी अंदेशा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये डेवलपमेंट हो रहे हैं इस उपमहाद्वीप में, ये एक नए तरह के एक किस्म से उथल पुथल हो बचेगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होगा। और ये न केवल इस उपमहाद्वीप में, एशिया उपमहाद्वीप में, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए एक नए दौर, एक नया संकट का दौर, एक नए जिसको कहते हैं कि अविश्वास का दौर, वो खड़ा होगा। और इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि जो टेररिस्ट कंट्री है, जो आतंकवादी कंट्री है, उनके बारे में बहुत स्पष्ट नीति विश्व के, दुनिया के बड़े देशों की नहीं है। तो ऐसी दशा में जो लोग पीड़ित होंगे, जो आतंकवाद के शिकार होंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के शिकार होंगे, उन देशों को एक नया मंच बनाना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेगी और इससे कोई निदान निकलेगा नहीं और टकराव दुनिया में बढ़ेंगे। आने वाले वक्त भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत को दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनके भरोसे रहने के बजाय खुद अपने पैरों पर अपनी रक्षा, अपनी सीमाओं की रक्षा और अपने जो वायुसेना को मजबूत बनाना जो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, उसके लिए एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की ताकतों के आगे हाथ पसारने के बजाय हम अपनी शक्ति को अगर मजबूत बनाएंगे, अपनी वायु शक्ति को, अपनी थल सेना को, अपनी नौसेना को, तो दुनिया के देशों पर हमारी निश्चित रूप से निर्भरता कम हो जाएगी। और इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं भारत की, वो एक सुरक्षित भविष्य उनके लिए रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल आपके साथ नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं उमाकांत लखेड़ा।